दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का गणित पेडागोजी सेक्शन पेपर नंबर 1 का जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम बताएंगे, व्याख्या के साथ बताएंगे, उसको एकदम फाड़ चीर कर बताएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इस एक है, गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है तर्क शक्ति विकसित करना, लॉजिक को जानना, स्किल जो थिंकिंग सोच होती है उसको बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्र की तार्किक सोच को विकसित करना। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 2 है, जब शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है तो यह कौन सा विधि है। देखिए, क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर कोई शिक्षक है प्रश्न पूछ के छात्रों को उसका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है तो यह कौन सी विधि कहलाएगी। तो देखिए, ये जो विधि कहलाएगी, बताइए, खोज विधि कहलाएगी, डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि शिक्षक क्या कर रहा है, मार्गदर्शक बता रहा है। ठीक ना, और शिक्षक जो होता है मार्गदर्शक होता है, रास्ता ही दिखाता है। ठीक, और सीखना क्या होता है, स्वयं को, छात्र को सीखना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। अब 3 है, एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो एनसीएफ के अनुसार चाहे गणित शिक्षण हो चाहे भाषा शिक्षण हो, सब में यही बताया गया है जो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक होनी चाहिए, सहायतापूर्ण होनी चाहिए। ठीक ना, सहयोगपूर्ण होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सहायक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। ठीक ना, जैसे हम ही है, उस तरह किताब रहती तो नहीं पढ़ लेते आप लोग, पढ़ा जाता। लेकिन हम बता कर जो बता रहे हैं, मुँह से बोल करके जो बता रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, आप लोग को एक अवधारणा विकसित होगी, एक जानकारी प्राप्त होगी कि हाँ, इसी टाइप से हमें पढ़ना है, इसी रास्ते पर चलना है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 है, गणित में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का लाभ क्या होता है। तो देखिए, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, इसका जो मुख्य लाभ जो होता है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। करके जब सीखेगा बच्चा तो अस्थाई होगा। ठीक ना, जब गतिविधि द्वारा करके गतिविधि करेगा, गतिविधि से सीखेगा, तो जो सीखा हुआ चीज़ क्या होगी, उसको अस्थाई होगी। तो देखिए, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो सीखना रोचक एवं अस्थाई होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोगों को हम जो गणित का कंसेप्ट है उसको हम पढ़ाएंगे, जिसमें सवाल लगाना होता है, कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वैसे भी हम 15 जनवरी के बाद उसको हम बता देंगे, 5 से 6 क्लास होगी और उतना में ही कवर हो जाएगा। तो आइए आज प्रश्न नंबर 5 देखें। किस विधि में छात्र समूह से मिलकर समस्या हल करते हैं। तो देखिए, कह रहे कि किस विधि में छात्र समूह में मिल करके, जब समूह में मिल करके समस्या को हल करेंगे तो कौन सी विधि कहलाएगी, कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब सहकारी शिक्षण, मतलब एक दूसरे से सहायता ले करके हल करना। ठीक ना, समूह कार्य में करना। समूह कार्य से जो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक ना, ये भी ध्यान रखना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। गणित में इंडक्टिव मेथड क्या का अर्थ क्या है? कह रहा है गणित में इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इंडक्टिव मेथड होता क्या है। तो इसका मतलब होता है आगमन और निगमन से होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, जो उदाहरण से नियम जो बताया जाएगा वह क्या कहलाएगा, इंडक्टिव मेथड। तो इसका मतलब है आगमन से नियम। आगमन विधि में क्या होता है, वही इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि, ठीक ना। डिडक्टिव का मतलब होगा निगमन विधि, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा, इंडक्टिव का मतलब हम बताए हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर, मतलब उदाहरण से नियम की ओर, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। इसे हम बोलते हैं आगमन विधि, ठीक ना, आगमन विधि। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, डिडक्टिव मेथड किस क्रम पर आधारित है। तो देखिए जो डिडक्टिव मेथड अभी हम बताए हैं किस पर आधारित है, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम से उदाहरण। पहले नियम बताया जाता है फिर उसका प्रयोग किया जाता है, ये डिडक्टिव मेथड में, मतलब निगमन विधि, ठीक ना, निगमन विधि में। देखिए पेन टैब हम मंगा रहे हैं, पेन टैब आ जाएगा तो हम ये जो लिखावट है बेहतर तरीके से होने लगेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित में प्ले अवे मेथड का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्ले अवे मेथड का मतलब जो होता है, अगर बच्चा खेल कूद से जो सीखेगा वो अस्थाई होगा, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। अगर बच्चा खेल कूद से सीखेगा तो अस्थाई होगा, उसको जो मैथ में जो डर होती है वह समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, भय दूर करने के लिए, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, जब शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित से जोड़ता है तो यह कौन सा दृष्टिकोण है। कह रहा है जब शिक्षक वास्तविक जीवन को की जो समस्या है उसको गणित से जब जोड़ेगा तो यह कौन सा दृष्टिकोण कहलाएगा। देखिए अपने लाइफ को अगर हम वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, अपने लाइफ में जो समस्या है उसको हम गणित से अगर जोड़ रहे हैं तो जीवन उपयोगी हो जाएगा, ठीक ना, जीवन उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण की सर्वोत्तम रणनीति कौन सी है। तो देखिए जो सीटेट कहता है कि सबसे बढ़िया विधि कौन सी होती है, तो बाल केंद्रित विधि जो होती है और विविध प्रकार की गतिविधियां करना, ये सीटेट के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिससे कि जो सीख होगी वह अस्थायी होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल केंद्रित एवं विविध विधियों का उपयोग करके, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, गणित शिक्षण में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच होता है, ठीक ना। जो सबसे बढ़िया होता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 12, जब शिक्षक छात्रों को स्वयं नियम खोजने देता है और अंत में उन्हें औपचारिक रूप देता है तो यह कौन सी विधि है। देखिए जब बच्चा स्वयं अगर नियम खोज रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वह क्या कर रहा है,
पहले तो उदाहरण खोजेगा ना, उदाहरण से नियम खोजने के लिए बोल रहा है शिक्षक। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि ना। आगमन विधि का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंडक्टिव विधि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? देखिए, चाहे डिस्कवरी लर्निंग हो चाहे किसी प्रकार की लर्निंग हो, सीखने की जब बात आ जाएगी तो वहाँ पर शिक्षक की भूमिका यही मार्गदर्शक होगी और सहायक होगी, ठीक ना। उसको रास्ता बताने वाली ही होती है शिक्षक की भूमिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक होती है। देखिए, शिक्षक स्कैफोल्डिंग को करता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि उसे सहारा देता है धीरे धीरे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है, किस रणनीति में छात्र अपने विचार साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं? मतलब कौन सी विधि है जिसमें समूह साझा करते हैं? बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब सहयोग, मतलब आधारित समूह सीखना, ठीक ना। समूह आधारित जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक ना। तो उससे जो सीखा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 15 है, गणित में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने का कारण क्या है? फिर क्वेश्चन आ गया, तो क्या होता है? सीखने की अर्थपूर्ण और अस्थायी बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है? तो ऑप्शन के अनुसार अब पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। बी कह रहा है सभी छात्र एक जैसा सीखते हैं। सी कह रहा है कि सभी जो छात्र प्रश्न पूछते हैं और समाधान खोजते हैं। और डी केवल पाठ्य पुस्तक आधारित होता है। बाल केंद्रित कौन होता है? कह रहा है शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। ये बाल केंद्रित नहीं होगा। और केवल वाला भी तो कट गया, दो तो बचा है। सभी छात्र एक जैसा सीखते हैं। भाई एक जैसा कैसे सीखेंगे? छात्र प्रश्न पूछते हैं और समाधान खोजते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। डिडक्टिव मेथड का उचित उपयोग कब किया जाता है? तो देखिए, जब डिडक्टिव मेथड का बात आ गया तो नियम की पुष्टि करने के लिए कि नियम सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, ठीक ना, विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नियम की पुष्टि और अभ्यास के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखेंगे। गणित में ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर बल देता है? तो देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ये जो कहता है कि समस्या कैसे सॉल्व होगी, ठीक ना, इसको ये सिखाता है। समस्या सुलझाने की रणनीति को बताता है। हाउ टू थिंक को बताता है, ठीक ना। कैसे सोचने की क्षमता कैसी है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? मतलब सोचने की क्षमता। समस्या कैसे सुलझेगी उसको रणनीति बनाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा समस्या सुलझाने की रणनीतियाँ। ह्यूरिस्टिक मेथड इसी पर बल देती है। प्रश्न नंबर 19 है, जब शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्याओं को कक्षा में लाता है तो यह क्या दर्शाता है? देखिए, जब शिक्षक वास्तविक जीवन को जब कक्षा में लेकर आएगा तो क्या दर्शाएगा? तो देखिए, ये जो दर्शाएगा कंटेक्चुअल एंड लाइफ ओरिएंटेड टीचिंग, ठीक ना। इससे क्या होता है, जब उससे रिलेटेड अगर हम समस्या को कक्षा में लाएंगे अपने जीवन के, वास्तविक जीवन के रिलेटेड, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो मोटिवेशन होगा वो बढ़ेगा, ठीक ना।
जिससे बच्चा सीखने में और उत्साहित होगा, सक्रिय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो देखिए, मिश्रित एवं लचीलापन रणनीतियाँ होगी, ठीक ना। अर्थात प्रभावी गणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका है? मिश्रित हो और क्या, मल्टीपल, मतलब मिश्रित और लचीली रणनीति होनी चाहिए गणित सीखने के लिए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। एक शिक्षक क्षेत्रफल का सूत्र बताने के बजाय छात्रों को कागज काटकर आयत बनवाता है और स्वयं नियम खोजने देता है, तो यह कौन सी विधि है? तो देखिए, क्या कर रहा है कि शिक्षक है, क्षेत्रफल का सूत्र बताने के बजाय, मतलब बता नहीं रहा है, वो पहले क्या करा रहा है, अभ्यास करा रहा है, एक कागज़ काट कर आयत बनवा रहा है, फिर उसे नियम खोजने के लिए वो कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडक्टिव, ठीक ना, इंडक्टिव मेथड ये कहलाएगा। डिस्कवरी मेथड, इसको यार डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, इंडक्टिव या डिस्कवरी मेथड। छात्र को पहले उदाहरण बता रहा है, उदाहरण से अनुभव कराते हुए नियम की ओर लेकर जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, कक्षा में छात्रों को समूह की अलग अलग समस्याएं दी जाती है और वे समाधान साझा करते हैं कि यह रणनीति का उदाहरण है। क्वेश्चन अब देखिए, पढ़िए। कर है, कक्षा में छात्रों को समूह में अलग अलग समस्याएं दी जाती है और वे समस्या समाधान साझा करते हैं। जब समस्या का समाधान एक दूसरे से साझा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये सहायता ले रहे हैं, मतलब सहकारी शिक्षण हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सहायता ले रहे हैं, इससे ले रहा है, इससे ले रहा है, इससे ले रहा है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। देखिए, अब क्वेश्चन आएंगे हार्ड लेवल के थोड़े। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो नॉर्मल रखा जाता है ताकि समझ में आए, जैसे जैसे समझ में आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, एक छात्र सूत्र जानता है पर नई समस्या में उसे लागू नहीं कर पाता, शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? कह रहा सूत्र तो जान रहा है लेकिन वह कोई समस्या आ गई नहीं तो उसको लागू नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नई परिस्थितियां होती है उसमें सोच विकसित करना आवश्यक हो जाएगा, ठीक ना। अगर नई परिस्थितियां में अगर छात्र सोच नहीं विकसित कर पाएगा तो वह नहीं नियम को लागू कर पाएगा, और जब नहीं लागू कर पाएगा तो नियम गलत हो जाएगा, उससे सवाल गलत हो जाएगा, ठीक ना, और सीख भी नहीं पाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसका जो सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। शिक्षक गणितीय खेलों के माध्यम से संख्याओं की समझ विकसित करता है, यह किस विधि से जुड़ा है? कह रहा है गणितीय खेलों को संख्याओं के माध्यम से, जब संख्या के माध्यम से मतलब खेल के माध्यम से विकसित कर रहा है तो प्ले अवे मेथड हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। जब शिक्षक दैनिक जीवन की स्थितियों, खरीद फरोख्त, दूरी, समय से प्रश्न बनाता है तो यह क्या दर्शाता है? जब दैनिक जीवन से प्रश्न बनाएगा शिक्षक, इसका मतलब यह हो जाएगा कि शिक्षक जीवन उपयोगी बातें कर रहा है, जीवन पर ही क्वेश्चन को बना रहा है, जीवन उपयोगी आधारित क्वेश्चन बना रहा है। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन उपयोगी एवं संदर्भ आधारित शिक्षण का। जिससे क्या होगा कि अगर यही इस पर बनाएगा, जीवन से जोड़ करके क्वेश्चन को बनाएगा, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और समझ में बहुत अच्छा बढ़ोतरी होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, एनसीएफ के अनुसार गणित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए?
तो देखिए जब एनसीएफ की बात आ जाए तो एनसीएफ में जो गणित कक्षा में सबसे अच्छी भूमिका जो होगी वह सहायक ही होती है, ठीक ना, सहायता ही करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। किसी स्थिति में डिडक्टिव मेथड अधिक उपयोगी या उपयुक्त है, किस स्थिति में? तो जो डिडक्टिव मेथड होता है वो नियम के अभ्यास और अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ठीक ना। नियम, उदाहरण, अभ्यास। पहले नियम पर लगाएंगे, फिर उसका उदाहरण लाएंगे, फिर अभ्यास करेंगे, इसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन बाल केंद्रित के लिए उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। एक शिक्षक विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनाता है या अपनाता है तो यह क्या दर्शाता है? जब अलग अलग रणनीति बनाएगा तो ये क्या दिखाएगा? विभेदीकरण दिखाएगा, ठीक ना। सभी छात्रों के अलग अलग स्तर के लिए अलग रणनीति बनाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग, विशेष प्रकार के बच्चों के लिए अलग, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग। जब ऐसे रणनीति बनाएगा तो यह विभेदीकरण दिखाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण को सबसे सही दर्शाता है? तो देखिए जब बाल केंद्रित शिक्षण को, जो बाल केंद्रित की बात है ना, तो जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है वह क्या होता है? छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं? जब बाल केंद्रित रहेगा तो छात्र रुचि लेंगे और सक्रिय होंगे और अच्छे से सीखेंगे। अब प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। सीटेट के दृष्टिकोण से प्रभावी गणित शिक्षण क्या है? तो देखिए जो प्रभावी गणित शिक्षण होता है वह विविध होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब आज 30 क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।